नमस्कार। 29 जुलाई 2026 को जो है वो पॉलिटिकल साइंस टीचर का पेपर कंडक्ट किया गया था। अब ये जो टीचर पॉलिटिकल साइंस का पेपर कंडक्ट किया गया था ये 2 शिफ्टों में कंडक्ट किया गया था। पहली शिफ्ट हमने डिस्कस कर ली थी, अभी हम शिफ्ट नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट जानकारी जितनी जितनी जाननी होगी उतनी जानेंगे भी और आगे बढ़ेंगे। बोलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में, बोलते हैं प्राशर एंड लिवारसर लेक आर बोथ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये प्राशर और लिवारसर लेक किसको पता नहीं है? हिमाचल का अगर आप पूछेंगे ना दूसरे के बच्चे को भी, तब भी वो बता देगा कि हाँ मैं परासर घूमने गया था और वो मंडी में है, रिवालसर घूमने गया था वो मैं मंडी में है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। परंतु मैंने हमेशा कहा है कि जब भी तैयारी करनी है तो हमें हार्डेस्ट लेवल के लिए जो है वो तैयारी करनी है। हम हिमाचल की कुछ और लेक्स भी जो है वो जान लेते हैं, क्योंकि बाकी एग्ज़ाम भी तो देने हैं, एक ही एग्ज़ाम के भरोसे तो नहीं बैठेगा कोई भी। अब देखिए हिमाचल में बाकी जो लेक्स आती हैं वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स जो हैं वो आती हैं। मंडी में ही अगर हम बात कर लें तो मंडी में कुंत भ्योग लेक जो है वो आती है, मंडी में कलाशर लेक जो है वो आती है, मंडी में सुखसार झील आती है, मंडी में जो है वो पंडोह झील भी जो है वो आती है, मंडी में कुमारवाह झील भी जो है वो आती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स जो है वो मंडी में जो है वो आती है। ऑप्शन में जो है वो यहाँ पर कुल्लू भी जो है वो दिया गया है। तो कुल्लू में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स जो है वो आती हैं? कुल्लू में आपको पता है भृगु लेक जो है वो कुल्लू में आती है, सरयोलसर लेक कुल्लू में आती है, मनतलाई लेक जो है वो कुल्लू में आती है, श्रिंग टिंगू लेक जो है वो कुल्लू में आती है। यहाँ पर ऑप्शन में कांगड़ा भी दिया गया है। कांगड़ा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो करेरी झील आती है, करेरी ट्रैक पर भी जो है वो आपने सुना होगा कि लोग जाते हैं या फिर आप कभी गए भी होंगे। पोंग लेक जो है वो आती है, जहां पर पोंग बांध बना हुआ है वहां पर जो लेक है उसको पोंग लेक जो है वो बोलते हैं, कांगड़ा में ये स्थित है। चंबा की अगर हम बात करें तो चंबा में एक आर्टिफिशियल लेक चमेरा लेक आती है जो कि रावी नदी के ऊपर बनी हुई है। चंबा में लामा डल झील आती है, लामा डल लेक चंबा में आती है, मणिमहेश लेक चंबा में आती है, खजियार लेक चंबा में जो है वो आती है, चंद्रकूप लेक चंबा में आती है, महाकाली झील जो है वो चंबा में आती है। तो ये चंबा में इंपॉर्टेंट लेक्स आती हैं। तो ये हमने लेक्स जान ली 4 डिस्ट्रिक्ट्स की। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लैटिट्यूड एक्सटेंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। आए दिनों इस क्वेश्चन को हम पढ़ते रहते हैं कि हिमाचल का लैटिट्यूड कितना है, हिमाचल का लॉन्गिट्यूड जो है वो कितना है। यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लैटिट्यूड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो लैटिट्यूड आता है वो 30 डिग्री 22 मिनट नॉर्थ से जो है वो 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक आता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो लैटिट्यूड पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में लॉन्गिट्यूड की भी संभावना रहती है कि लॉन्गिट्यूड जो है वो हिमाचल का जो है वो पूछा जाएगा। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो हिमाचल का कितना है, पिछले कल भी हमने मिशन एलाइड में डिस्कस किया था कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कितना है। तो लॉन्गिट्यूड है हिमाचल का 75 डिग्री 47 मिनट ईस्ट से जो है वो 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट की ओर जो है ये लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड भी ध्यान रखें, लैटिट्यूड भी ध्यान रखें। ये दोनों ही पहलू इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से और कुछ ज़्यादा नहीं, इतना काफ़ी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशनल प्रोजेक्ट, जिसको HP शिवा प्रोजेक्ट जो है वो बोला गया। ये बोलते हैं HP शिवा प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो HP शिवा प्रोजेक्ट को हम अक्सर गिरिराज पत्रिका में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि HP शिवा प्रोजेक्ट का पहला फेज चला, दूसरा फेज चला, कितने जिलों में चला, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और इसको चलाया किसकी सहायता से गया है? इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसमें फंड प्रोवाइड करवा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ से थोड़ी सी स्टैटिक जानकारी आपको दे देते हैं जो हम हर बार डिस्कस करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में जो है वो की गई थी। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस के मनीला में जो है वो आता है। अगर एग्जैक्टली हम बात करें तो एक जो है वो मंडलियोंग जगह है मनीला में, फिलीपींस में, जहां पर ये आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच प्रिंसली स्टेट ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस हिमाचल प्रदेश वाज मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो पता नहीं HPRCA जो है वो कब इन ट्रेडिशनल क्वेश्चन से जो है वो सुधरेगा। हालांकि पेपर सेट करने वाला कब इन ट्रेडिशनल क्वेश्चन से जो है वो ऊपर जो है वो उठेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर एक एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में, तीसरे एग्जाम में जो है वो पूछ लिए जाते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासत चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की सदस्य थी? तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की सदस्य जो है वो मंडी रियासत थी। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया है पहले, परंतु बाकी के सारे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर हम बात करते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की, तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के बारे में एलाइड सर्विसेज के एग्जाम में जो था वो पूछा गया था कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना जो है वो कौन से ईयर में जो था वो की गई थी। तो 1921 में। यहाँ पर इसको मैं अंडरलाइन करता
बताता हूँ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को, और इसकी स्थापना जो है वो 1921 में जो है वो की गई थी। ये जो बघाट रियासत थी, बघाट रियासत जो है वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का जो है वो सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट वाज एडेड टू हिमाचल प्रदेश आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ नेबरिंग स्टेट इन 1954। तो बोलते हैं कि पड़ोसी राज्य के एकीकरण के पश्चात 1954 में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जोड़ा गया। तो बिलासपुर के बारे में यही ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं, तो उसका बिलासपुर सही आंसर हो जाएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि बिलासपुर कब हिमाचल में मिला, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी रियासत थी जिसने हिमाचल में मिलने से जो है 1948 में मना कर दिया था, तो वो बिलासपुर थी। बिलासपुर कौन से नंबर का जो है वो जिला बना था, 5वें नंबर का जिला बना था, 6ठे नंबर का जिला किन्नौर बना था, उसके बारे में भी घुमा फिरा कर जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये ध्यान रखना है आपने। इतना पता चल गया तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर बेटी है अनमोल योजना के बारे में जो है वो पूछा गया है। ये योजना भी हमने बहुत बार रिवाइज की हुई है गिरिराज पत्रिका में। बोलते हैं अंडर द बेटी है अनमोल योजना हाउ इज एजुकेशन ऑफ गर्ल्स फ्रॉम बीपीएल फैमिली सपोर्टेड। तो एक तो हमने क्या पढ़ा है इस बेटी है अनमोल योजना के बारे में कि इसमें जो है वो बीपीएल परिवार की जो बच्चियां हैं, बीपीएल परिवार में जो लड़कियां आती हैं उनको जो है वो बेनिफिट दिया जाता है। अब बोलते हैं बेटी है अनमोल योजना में जो है वो किस तरह से बेनिफिट दिया जाता है, किस प्रकार की सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। बाय प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब। तो लड़कियों के लिए ऐसा अभी तक रिजर्वेशन का ऐसा कोई प्रोविजन हिमाचल में है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। बाय प्रोवाइडिंग फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ टू स्कूल। तो देखिए ऐसा भी कोई प्रोविजन इस योजना के तहत नहीं है। अगर फ्री बच्चों के लिए है भी तो लड़कों लड़कियों के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए, सबके लिए होगा। अगर है आई थिंक पीछे जैसे पढ़ा था उसके बारे में कुछ कि वो भी बंद कर दिया है या फिर उसमें कुछ नए रिफॉर्म्स जो है लाए गए हैं। आगे बोलते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ ग्रांट एट बर्थ एंड एनुअल स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन। हाँ ऐसा हो सकता है, परंतु ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। बाय प्रोवाइडिंग ओनली फ्री स्कूल यूनिफॉर्म। नहीं ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बेटी है अनमोल योजना के तहत क्या किया गया है, जो बीपीएल परिवार की लड़कियां हैं, बीपीएल परिवार की जो बच्चियां हैं उनको जो है वो उनको जो है ग्रांट दी जाती है, सहायता दी जाती है जब उनका बर्थ होता है, और एनुअल स्कॉलरशिप देने की भी सरकार जो है वो बात करती है। अब हमने तो बहुत डिटेल से इसमें पढ़ रखा है कि इसमें जो पोस्ट बर्थ असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दी जाती है, सहायता जो दी जाती है वो कितनी दी जाती है, वो 21,000 रुपया जो है वो दिया जाता है, 21,000 रुपया दिया जाता है। और स्कॉलरशिप टू द एलिजिबल फैमिलीज, स्कॉलरशिप जो भी एलिजिबल फैमिलीज हैं बीपीएल कैटेगरी में जो आती हैं उनको स्कॉलरशिप भी जो है वो दिया जाता है। अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि इस योजना के तहत जो है वो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग या फिर 2025-26 में जो है वो कितने बच्चियों को जो है वो बेनिफिट मिला, तो 319 बच्चियों को बेनिफिट मिला, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये क्वेश्चन पूछा है कि कितने लोगों को बेनिफिट मिला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं ड्यूरिंग विच ईयर वर द सनद्स ग्रांटेड इन हिमाचल प्रदेश अंडर द मुकाबरा सिस्टम। तो बोलते हैं कि ये मुकबरा सिस्टम जो था, मकबरा या फिर देखिए इस क्वेश्चन में वैसे तो इसमें ना आपको थोड़ा सा समझना था कि पूछा क्या गया है कि जो मुकबरा सिस्टम था ना, मुकबरा सिस्टम मतलब सनद ग्रांट की जा रही थी। मुकबरा सिस्टम किन वर्षों के दौरान सनद प्रदान की जा रही थी, तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो मुकबरा किन वर्षों के दौरान सनद प्रदान की जा रही थी। ये जब ब्रिटिश यहाँ पर आए 1815 के दौरान, खास तौर पर जब 1815 के दौरान जो है ब्रिटिश आए, 1815 से 19 के बीच में जिन भी राजाओं ने अपनी वफादारी दिखाई थी ब्रिटिशर्स के प्रति या फिर आप यूं कह लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति, उनको जो है ये चीज़ें मिल रही थी, उनको सनद मिल रही थी। तो ये यही सिस्टम था। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 1815 से 1819 के बीच में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, परंतु उससे पहले देखिए अगर आप जर्नल अवेयरनेस वाले सेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो HPRC के जर्नल अवेयरनेस सेक्शन के लिए आप हमारी जर्नल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर आप जर्नल अवेयरनेस सेक्शन की इंपॉर्टेंस समझते हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन मई 2026 द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च्ड द लायन स्पीसीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम एट विच नेशनल पार्क। तो ये गिर नेशनल पार्क में जो है वो किया गया है लॉन्च। गिर नेशनल पार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में जो है वो आता है। ठीक है, गुजरात में ये गिर नेशनल पार्क आता है। यहाँ पर आप एक और चीज़ जोड़ लीजिए कि जो इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था वो कब लॉन्च किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर भी इंपॉर्टेंट है इंडिया का।
प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब लॉन्च किया गया था इंडिया का? प्रोजेक्ट टाइगर जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था वो 1973 में जो है वो लॉन्च किया गया था। तो 1973 का है ये प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन तो हमने बहुत बार पढ़ा है, हमारे करंट अफेयर्स में हमने रिवाइज किया है ये, और एक बार नहीं 2-3 बार रिवाइज हुआ है। ये बोलते हैं जैसे बकली won the Best Actress Academy Award at the 98th Academy Award for which film? तो जैसी बकली को जो है वो हमने ये पढ़ा है कि इनको जो है वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला एकेडमी अवार्ड्स में। तो बोलते हैं ये इनको किस मूवी के लिए मिला? तो हेमनेट मूवी के लिए इनको मिला था। हेमनेट ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने यहीं पर नहीं रुके थे, हमने बड़ा डिटेल से जो है वो पढ़ा था। हमने क्या क्या बातें जो है वो पढ़ी थी इनके बारे में। हमने ये भी पढ़ा था कि इनको किस फिल्म के लिए मिला है। हमने ये भी पढ़ा था कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो किसको मिला है। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी और एक बार हम रिवाइज जो है वो इसको कर लेते हैं। तो हमने बेस्ट एक्टर यहाँ पर पढ़ा था कि मिचेल बी जॉर्डन को दिया गया है और इनको इनकी मूवी सिन्नर के लिए जो है वो दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस हमने जेसी बकले का नाम पढ़ा था, वो हेमनेट के लिए पढ़ा था। बेस्ट डायरेक्टर हमने पढ़ा था पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, और इनकी जो मूवी थी वन बैटल आफ्टर अनदर, इसके लिए इनको मिला है। बेस्ट पिक्चर, जो बेस्ट पिक्चर थी वो भी वन बैटल आफ्टर अनदर ही थी, और बेस्ट पिक्चर ये थी। इसको टोटल 6 ऑस्कर अवार्ड जो था वो मिले थे। ठीक है, ये हमने सारी बातें जो है वो इसके बारे में पढ़ रखी हैं, रिवाइज कर रखी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन था जो आप आसानी से इसमें स्कोर कर सकते। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही था, ये भी करंट अफेयर्स में रिवाइज हुआ है कि विच स्टेट एमर्ज्ड एज द ओवरऑल विनर ऑफ द खेलो इंडिया बीच गेम्स। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि खेलो इंडिया बीच गेम्स जो ये हुई हैं इनमें जो टॉप किया गया है ये 2026 में जो है वो कर्नाटक स्टेट के द्वारा जो है वो किया गया है। और हमने खेलो इंडिया बीच गेम्स के बारे में क्या पढ़ा है कि कर्नाटक ने तो टॉप किया है, कर्नाटक के बाद दूसरा नंबर जो है वो किसका रहा है और इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया है। देखिए अगर हम होस्ट की बात करें तो दीव के द्वारा, जो दमन दीव है उसके द्वारा इसको होस्ट जो है वो किया गया है, और मोस्ट नंबर ऑफ मेडल इसमें कर्नाटक के द्वारा जो है वो जीते गए हैं, ये भी हमने जो है वो पढ़ा है। और इसका जो मस्कट रखा गया था, मस्कट ऑफ द गेम, वो पियर्ल इसका मस्कट जो था वो रखा गया था, ये इसका मस्कट था। ये पियर्ल एक डॉल्फिन की तरह ही है, ये आपने ध्यान रखना है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कर्नाटक ने 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इसमें जीते हैं। तो ये सब हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अगला क्वेश्चन भी हमने पढ़ रखा था, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026। अब जिन्होंने करंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज किए थे हमारी वीडियो से, उनको सिर्फ वीडियोज ही देखनी थी और उनके 3 से 4 करंट अफेयर ये आराम से ठीक हो जाते। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 रिलीज्ड बाय नीति आयोग विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन फिजिकल परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 2023-24। ये भी मैंने कहा था कि ये अभी 2026 में निकाला गया, परंतु है ये 2023-24 का, और इसमें उड़ीसा स्टेट के द्वारा जो है वो टॉप किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो इसमें सही आंसर होगा। उड़ीसा तो हमने पढ़ा ही था, हमने करंट अफेयर रिवीजन एक किया था वीडियो में, 6ठा क्वेश्चन उसमें था। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि उड़ीसा का जो स्कोर रहा है वो 73.1 जो है वो इसका स्कोर रहा है, और उड़ीसा के बाद दूसरा नंबर जो है वो गोवा का रहा है, तीसरा नंबर झारखंड का जो है वो रहा है। ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन में हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, परंतु देखिए अगर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसका पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है। उसमें 15 हिमाचल जीके के क्वेश्चन सेट हैं कि पूछे ही जाएंगे, और 15 जो है वो करंट अफेयर या फिर जीके के क्वेश्चन है वो भी सेट हैं, पूछे ही जाएंगे। 10-10 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के जो है वो होंगे। तो अगर आप इस पैटर्न को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तब आप हमारी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। सभी के पास तो ये मौका है ही नहीं कि आप सभी जो है वो इस पेपर को असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को दे सकें। तो जिनके पास मौका है वो इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो अच्छे से जो है वो अवेल करने की कोशिश करें और कैश करने की कोशिश करें, सिंपल टर्म में अगर कहा जाए। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, वहां से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोलते हैं विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द मेजर स्टेजेस ऑफ द एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के वायवीय ऑक्सीकरण के प्रमुख चरणों का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें जो है वो सही चरण दिए गए हैं, ऐसे कर कर आपको बताना है कौन सा है। तो ये जो ग्लाइकोलाइनेसिस है ये सबसे पहले होगा, क्रेब्स साइकिल उसके बाद आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन फिर
जाएगा, तो ये ऑप्शन बी था। ऐसा अगर आपको पता था तो ठीक है, नहीं था तो आप तुक्का ही लगाएंगे इसमें। परंतु अगला क्वेश्चन करने लायक था। बोलते हैं एनी बेसेंट एस्टेब्लाइज्ड विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन वाराणसी इन 1898। तो इनके द्वारा जो है वो वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना वाराणसी में किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, तो ये स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में की गई थी। अब दूसरी बात, एनी बेसेंट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो पहली जो है वो महिला प्रेसिडेंट जो है वो बनी थी। एनी बेसेंट जो है वो कौन से ईयर में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो पहली महिला प्रेसिडेंट जो है वो बनी थी, तो आपने ध्यान रखना है कि एनी बेसेंट को जो है वो पहली महिला प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनाया गया था। एनी बेसेंट जो है वो 1917 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी प्रेसिडेंट जो है वो बनी थी और प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये बनी थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन बनी थी, कब बनी थी, कहां पर बनी थी, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी थी। कानपुर में सेशन हुआ था 1925 में, जिसमें इनको बनाया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, व्हेन आ state launches weather based crop insurance, what benefits do insured farmers receive during the सीवर ड्राउट। तो बोलते हैं कि जब कोई राज्य मौसम आधारित फसल बीमा शुरू करता है तो गंभीर सूखे के दौरान जो बीमित किसान हैं उनको क्या लाभ दिया जाता है। बोलते हैं एडवर्स वेदर कंपनसेशन की प्रतिकूल मौसम क्षतिपूर्ति की जाती है, या फिर बोलते हैं एश्योर्ड क्रॉप प्रोक्योरमेंट की फसल खरीद का आश्वासन दिया जाता है, या फिर ग्रंटेड हायर एमएसपी की हाई एमएसपी दिया जाएगा, या फिर फ्री सीड फॉर द नेक्स्ट सीजन। देखिए ये तीनों ही ऑप्शंस वेग हैं, ना ही उनको एश्योर्ड क्रॉप प्रोक्योरमेंट की हम आपसे फसल खरीद ही लेंगे ऐसा आश्वासन देंगे। इंश्योरेंस है तो उसमें प्रतिकूल मौसम क्षतिपूर्ति जो है वो की जाती है, इंश्योरेंस में ऐसा ही किया जाता है। तो ये ऑप्शन ए जनरल सा क्वेश्चन था, सही है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज अ पार्ट ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का इनमें से कौन सा पार्ट है, तो गंगा रिवर सिस्टम जो है वो कहाँ का पार्ट है, ये हिमालयन रिवर्स का जो है वो पार्ट है। तो गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमालयन रिवर सिस्टम में जो मुख्य नदियां आती हैं जिसमें गंगा आ जाती है, इंडस आ जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आ जाती है, ये मुख्य रूप से जो है वो आती हैं। अगर आप इंडस नदी की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड का, और इंडस को जो है वो सिंधु नदी तो बोलते ही हैं। ये जो है वो बुकारचू ग्लेशियर आता है एक तिब्बतियन रीजन में, जहाँ से जो कैलाश माउंटेन रेंज में आता है, जहाँ से ये निकलती है, और तिब्बत में इसको जो है वो सिंगी खंबन जो है वो इंडस नदी को बोलते हैं। वैसे ही अगर हम दूसरी ओर गंगा नदी की बात जो है वो करते हैं तो गंगा भी जो है वो इंपॉर्टेंट नदी है, और गंगोत्री ग्लेशियर से जो है ये गौमुख के समीप जो है वो निकलती है उत्तराखंड में। इसको भागीरथी भी पहले जो है वो बोला जाता है, फिर भागीरथी जो है वो अलकनंदा के साथ मिलती है जाकर देवप्रयाग में, और फिर ये गंगा के नाम से एग्जैक्टली जानी जाती है। वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन में जो है वो गोदावरी नदी जो है वो दिया गया है, कृष्णा नदी दिया गया है, कावेरी नदी जो है वो दिया गया है। तो इन नदियों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ये जो नदियाँ आती हैं ना मुख्य रूप से ये पेनिनसुलर रिवर जो है वो आती हैं। अगर हम गोदावरी नदी की बात कर रहे हैं कि गोदावरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर जो है वो आती है, इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। कृष्णा नदी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पर कृष्णा नदी दिया गया है। ये जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर जो है वो आती है, और ये जो है वो महाबलेश्वरम से निकलती है साइद्री के समीप, ये ध्यान रखना है। चौथी नदी यहाँ पर कावेरी दिया गया है, तो कावेरी कहाँ से निकलती है, कावेरी जो है वो ब्रह्मगिरी हिल से जो है वो निकलती है कर्नाटक में। कर्नाटक का कोगाडू डिस्ट्रिक्ट आता है जहां से ये निकलती है, इतना ध्यान रहेगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस अ कंपाउंड फ्रॉम एन एलिमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े बेसिक से पूछे जा रहे हैं HPRC के द्वारा। तो कंपाउंड को एलिमेंट से जो है जो अलग करती है स्टेटमेंट वो कौन सी है, तो बोलते हैं एन एलिमेंट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग substance is in a fixed ratio, या फिर an element can always be separated into simpler substances, या फिर a compound consists of two or more element केमिकली कंबाइंड। तो यही कंपाउंड की असली परिभाषा आप कह सकते हैं, परिभाषा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन 1820। तो 1820 में विद्युत और चुंबकत्व के बीच में जो है वो ये खोज की गई थी, किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो ये हंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड के द्वारा जो है वो की गई थी। इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, ऐसा इसका रट्टा मार लीजिए। आगे बोलते हैं विच शेड्यूल
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द 29 सब्जेक्ट अंडर द फंक्शन ऑफ पंचायत। तो पंचायती राज का हमने जो है वो शेड्यूल 11th हमने पढ़ रखा है, और एक बार नहीं बहुत बार ये 11th और 12th शेड्यूल हमने पढ़े हैं। इसमें 29 सब्जेक्ट जो है वो आते हैं, ये भी हमने पढ़ रखा है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने यहाँ पर पढ़ रखी है। नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई थी वो आप कमेंट कर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु प्लेड द लीडिंग रोल इन इम्प्लीमेंटिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ द 1991। तो 1991 में जो है वो एलपीजी रिफॉर्म आए थे। एलपीजी रिफॉर्म जो आए थे उसमें जो है वो मुख्य जो भूमिका रही थी, क्या अटल बिहारी वाजपेयी की थी? नहीं। क्या राजीव गांधी की थी? नहीं। इंदिरा गांधी की थी? नहीं। तो इस टाइम के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने अहम भूमिका यहाँ पर निभाई थी और एलपीजी रिफॉर्म लाए थे, जिसके बाद हमारी इकोनॉमी में ड्रास्टिकली रिफॉर्म आए थे और इकोनॉमी ग्रो भी की थी और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच प्रोसेस यूजेस द इंफॉर्मेशन इन डीएनए टू सिंथेसिस एमआरएनए। तो बोलते हैं डीएनए की सूचना का उपयोग करके एमआरएनए का संश्लेषण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो ये जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा किया जाता है, अनुलेखन के द्वारा जो है वो किया जाता है। अनुलेखन, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर रिमूव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट। अगर जितने भी कॉन्सोनेंट यहाँ पर दिए गए हैं उन सबको रिमूव कर देते हैं तो चौथा जो है वो कौन हो जाएगा? इसको रिमूव कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए। हमारे पास एक एंड, एक स्टार, और इसको भी कर दीजिए, इसको भी, फिर एट द रेट आ जाएगा, इसको भी कर दीजिए, फिर हैश जो है वो आ जाएगा, फिर इसको भी कर दीजिए, फिर परसेंटेज आ जाएगा, फिर इसको कर दीजिए, डॉलर आ जाएगा, फिर एम कर दीजिए रिमूव, फिर ये आ जाएगा, फिर सी कर दीजिए, ये आ जाएगा एम के बाद। पर यहाँ पर इन्होंने कॉन्सोनेंट बोला था ना, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया, शायद मैंने सारे ही रिमूव कर दिए। अच्छा, यहाँ पर कॉन्सोनेंट वॉबल्स को छोड़ देते हैं। वॉबल्स में ए आ जाएगा, ठीक है, यू आ जाएगा, तो यहाँ पर एंड हो गया, ये ओम का साइन हो गया, ये स्टार हो गया, फिर ए हो गया, फिर एट द रेट जो है वो हो गया, फिर यू हो गया, फिर हैज़ हो गया, फिर परसेंटेज जो है वो हो गया। अच्छा, परसेंटेज के बाद ई भी है, यहाँ पर ई हो गया, फिर डॉलर का साइन हो गया, फिर ये हो गया। ठीक है, तो राइट से देखेंगे चौथा, तो परसेंटेज जो है वो चौथा आ जाएगा। इस तरह से करना था, आसान ही था। परसेंटेज, इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द लेटर नंबर ग्रुप दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बी इसको करेंगे अगर आप, तो NTA45 आ जाएगा, आसान था ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो चलता है, अच्छा रीजनिंग का ही है, तो इसमें बोलते हैं इन अ रो 103 स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ। तो इसका आंसर बता देता हूं मैं आपको सीधा, 72 इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास इंग्लिश का क्वेश्चन चलता है, बोलते हैं यहाँ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। तो बोलते हैं ही हैज सी गोन टू द न्यूयॉर्क, तो हैज सी बीन गोइंग टू द न्यूयॉर्क, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं करेक्ट द गिवन सेंटेंस। तो बोलते हैं ही कंटिन्यूड टू आर्ग्यू डिस्पाइट ही हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड द ऑपोजिशन व्यू इन हिज पेपर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ही कंटिन्यूड टू आर्ग्यू ऑल्दो ही हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड द अपोजिंग व्यू इन हिज पेपर। तो अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इसको अरेंज करना है। बोलते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इसके बाद के आपको बताने हैं। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, सबसे पहले पी आ जाएगा, और उसके बाद हैव ट्रांसफॉर्म्ड ट्रेडिशनल क्लासरूम आर आ जाएगा, और एनेबलिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड क्यू आ जाएगा, टू एक्सेस क्वालिटी रिसोर्सेज एंड एनहांस देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ऐसे आ जाएगा। PRQS ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, यहाँ पर बताना है भारत द सोल्जर शोड ब्रेवरी ऑन हिज बैटल फील्ड। तो यहाँ पर एंटोनियम अपोजिट मीनिंग बताना है, ब्रेवरी को अंडरलाइन किया गया है, ब्रेवरी का हो जाएगा कॉर्डियस, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। बोलते हैं सी रिमेन्ड काम एंड इन कंट्रोल, काम एंड इन कंट्रोल इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो इसका क्या हो जाएगा, काम एंड इन कंट्रोल का मतलब जो है वो हो जाएगा कंपोज्ड, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं अ स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन विद हाईलाइटेड टेक्स्ट रिप्लेस द हाईलाइटेड टेक्स्ट। तो यहाँ पर बोलते हैं हर वेल प्रिपेयर्ड आर्ग्यूमेंट हेल्प्ड हर टू विक्टोरियस विनिंग ओवर द कमिटमेंट इन द फाइनल वोट। तो कैरी द डे हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से एक वचन की दृष्टि से बेमेल, तो एक वचन की दृष्टि से बेमेल जो होगा वो कपड़े हो जाएगा।
ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्य की यहाँ पर आपको बोलते हैं पूर्ति के लिए युवा का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताना है। हमारे गांव के युवा, युवा मतलब बाल तो नहीं होगा, वयस्क भी नहीं होगा, गोपाल भी नहीं होगा, तरुण, तरुण इसका पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय जो है वो बोला जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, ये सही हो जाएगा। विद्यार्थी ने गुरु को श्रद्धा प्रकट की, ये नहीं है। वह मेरे मित्र को नाराज है, ये भी गलत है। राम ने सीता का विवाह किया, ये भी गलत है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित लकोक्ति का अर्थ बताइए। इजराइल फिलिस्तीन विवाद में पानी मथने से घी नहीं मिलता की न्याय है, मतलब बेकार की बहस से कोई लाभ नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर रिलेशन है ब्लड रिलेशन, तो इसका पुत्री का पुत्र आ जाएगा। ऑप्शन ए डॉटर सन आ जाएगा। यहाँ पर बोला गया था कि एस एफ का पिता है, एफ टी का भाई है, एच एल का पिता है, एल टी का पुत्र है, एल एस का क्या संबंध है, तो ये आप कर लेंगे, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन अप्रैल 2026 द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लीक वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये डस्ट लीक एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में हुई है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कमेंट कर कर आप बताएंगे। इससे पिछला जो एडिशन था उसमें हमने ये डिस्कस किया था। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRC के अपकमिंग पटवारी एग्जाम के लिए, पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए, तो आप पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। इस टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ में ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं वहां से आप टेस्ट सीट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ऐसे ज्वाइन करना है @allexam31 सर्च करना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है जी, तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।